गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ चिंतन के विकास के उपाय। देखिए, चिंतन नाम से स्पष्ट है कि हमारी पूरी इसमें प्रोसेस होती है वह मेंटली प्रोसेस है। बालक की अगर हम कहें कि शिक्षा के द्वारा बालक के तर्क और विवेक शक्ति का विकास करना। जब तक किसी व्यक्ति में चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है वह किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है। तो चिंतन अपने आप में एक सोचनीय या हम कहें एक विचारणीय शब्द के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में चिंतन का क्या अभिप्राय है। मैंने आपको पहले भी चिंतन के विषय में अध्ययन कराया है कि चूंकि इस संसार में आप देखिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी की संज्ञा दी गई है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में उसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और ये मनुष्य रूप में आपसे उम्मीद की जाती है, सारा विश्व आपसे यानी सारे जो संसार है वह आपसे लगाता है कि मनुष्य रूप में आपके द्वारा कोई गलत काम नहीं हो सकता। वो क्यों? भाई प्राणी सभी हैं, सभी जीव जंतु जानवर जो भी हैं सभी प्राणी हैं, वह भी जीवन जी रहे हैं। फिर मनुष्य से ही ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वह कभी कोई गलत काम उससे नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए कि क्यों? क्योंकि उसमें गॉड ने एक ऐसी पावर दी है जिसे हम कहते हैं चिंतन करने की या जिसे हम कहते हैं विचार करने की, जिसे हम कहते हैं सोचने समझने की कैपेसिटी। यानी कि मनुष्य के अंदर वह पावर है कि वह कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं कर सकता, जबकि जो सभी और प्राणी हैं जो सजीव रूप में इस जगत में विद्यमान है उन सब में ऐसी सोचने की कैपेसिटी या सोच समझकर वर्क करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है क्योंकि उनकी जो सोच के आधार पर वह बहुत सारे कार्य करता है और उचित दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो इस चिंतन प्रक्रिया का शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्व है। इसका कारण यही है सर्वश्रेष्ठ प्राणी का कि मनुष्य क्या है? चिंतनशील है। मनुष्य क्या है? चिंतनशील है। वह बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर वह बिना सोचे समझे, आप देख लीजिए, अगर हम बिना सोचे समझे किसी मार्ग पर चलते हैं, बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं तो आगे जाके हमें उदाहरण के रूप में सुनना पड़ता है, हमें ताने के रूप में सुनना पड़ता है कि क्या इससे कार्य को करने से पहले आपने बिल्कुल सोचा नहीं था, आपने विचार नहीं किया था। तो इसीलिए इस जगत में मनुष्य को इस चिंतन प्रक्रिया के कारण ही इस जगत में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी की संज्ञा दी गई है। उसे एक या हम कहें कि मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है तो आप ऐसे कार्य करिए जिससे कि आप अपना व्यवहार सुधार सकें, अपने कर्मों का लेख सुधार सकें। यानी कि किसी भी मनुष्य के का दुख आपके द्वारा कोई दुख नहीं पहुंचाया जाए। संक्षेप में मनुष्य सर्वाधिक चिंतनशील है और यही चिंतन मनुष्य और उसके समाज के विकास के कारण है। इस चिंतन प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है? मनुष्य का और उसके समाज का, मनुष्य का और समाज का क्या होता है? विकास होता है इस चिंतन प्रक्रिया के कारण ही। इस चिंतन के कारण ही वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में जाना जाता है और मनुष्य के द्वारा चिंतन करने की इस कैपेसिटी के द्वारा ही उसके मनुष्य का भी विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। वह मनुष्य कोई काम का नहीं है जो कि सोच समझकर कार्य नहीं कर सकता, जो बिना चिंतन किए आगे बढ़ता है उस मनुष्य का जीवन बिल्कुल जानवर की तरह है। यानी कि जैसे जानवर को एक लकड़ी से हाँके जाओ और वह लौटकर वहीं आ जाता है, उसे बार बार समझाना पड़ता है, रटाना पड़ता है, वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। उसी तरह मनुष्य वैसा प्राणी नहीं। अगर कोई मनुष्य ऐसा बिहेव करता है तो वह पशु की श्रेणी में आ जाता है। वह बिना विचारे कोई कार्य करता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, उसका कोई विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की अब ये चिंतन शक्ति किसके द्वारा मनुष्य में उत्पन्न की जाती है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की चिंतन शक्ति को डेवलप किया जाता है, चिंतन शक्तियों को विकसित किया जाता है। कैसे? आप देखिए, एक जो
बच्चा होता है वह बिल्कुल चिंतन रहित होता है। जब वह अपनी फर्स्ट स्टेज में होता है तो वह केवल अनुकरण के माध्यम से सीखता है, जो हम कहें नकल के माध्यम से। उसे किसी को भी थप्पड़ लगा देता है, किसी आप जैसा बोलते हो वह रिपीट आपको ऐसा ही बोल देता है, यानी वह बिना विचारे ही कोई कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वह अभी तक शिक्षित ही नहीं है, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो ग्रहण करने की, ज्ञान को जो ग्रहण करने की क्षमता है, ज्ञान को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, वह भी किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। और यह कैपेसिटी कब डेवलप होती है? जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इस चिंतनशीलता को अपनाया गया है। साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य जिस प्रकार का चिंतन करता है उसका विकास उसी दिशा में होता है। जाहिर सी बात है, हम जिस कार्य को करने का विचार बनाएंगे हमारा कार्य भी वैसा ही होगा। मनुष्य के सामने कभी कभी किसी समस्या का उपस्थित होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में वह उस समस्या का समाधान करने के, देखिए हर कोई प्राणी जो इस संसार में जीवित है उसके सामने कभी ना कभी हर संभव कोई ना कोई समस्या आती रहती है। अब समस्या क्या है? समस्या तो आ गई, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? क्या चाहिए समस्या का? हमें समाधान चाहिए। और यह समाधान हमें किससे प्राप्त होता है? चिंतन से। किससे प्राप्त होता है? चिंतन से। कि समस्या आ गई, या समस्या, एक व्यक्ति होता है कि समस्या आ गई और उसको झेल रहा है और वही जा रहा है और उससे बाहर निकलने का कोई उपाय उसको नहीं सूझ रहा, वह ढूंढना ही नहीं चाहता। एक व्यक्ति होता है कि उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो वह अपने माइंड के सारे दम को खोल देता है कि मुझे इस समस्या का समाधान कैसे भी कैसे चाहिए। तो वह बहुत सारे तरीके अपनाता है, जो सबसे उचित बेटर तरीका होता है वह उसे काम में लेता है। अपनी चिंतनशीलता का प्रयोग करते हुए, अपने तर्क शक्ति का, अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए वह उस समस्या का क्या खोज लेता है? समाधान खोज लेता है। तो एक किसी भी समस्या से, ऐसा नहीं है कि संसार में किसी मनुष्य के पास समस्याएं नहीं आएंगी, किसी को समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति में इस गुण का होना बहुत आवश्यक है, चिंतनशीलता का होना बहुत आवश्यक है। ऐसी दशा में वह समस्या का समाधान करने के उपाय खोजने लगता है। वह इस बात पर विचार करना आरंभ कर देता है कि समस्या को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। उसके इस प्रकार सोचने विचारने को क्या कहा जाता है? और इसी को क्या कहा जाता है? सोचने विचारने को चिंतन कहा जाता है। जब समस्या उत्पन्न होती है उस पर वह सोचने विचारने लगता है, उस पर अपने दिमाग के तंतु खोलने लगता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चिंतन प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। अगर हम सामान्य अर्थों में, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सामान्य अर्थों में चिंतन का अर्थ निकालें तो चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ प्रारंभ होती है और उसके समाधान तक चलती है, अंत तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें उस समस्या का अंतिम समाधान नहीं मिल जाता हम सोचना विचारना छोड़ते नहीं है, और सोचने विचारने से हमारे पास एक न एक नए सॉल्यूशन सामने आते हैं, समाधान सामने आते हैं और उसके अंत तक वह चलती रहती है। चिंतन के अर्थ को अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखिए कैसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ये तो मैंने आपको साधारण सा अर्थ बताया चिंतन का, कि चिंतन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या के उत्पन्न होने के साथ प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। यानी समस्या का जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक वह प्रोसेस चलती रहती है। हमारा माइंड, हमारा दिमाग सोचता रहता है। अनेक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। वैलेंटाइन ने देखिए क्या परिभाषा दी है चिंतन की। वैलेंटाइन कहते हैं, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है
चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर जैसी अविराम लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रभावित अविराम गति से प्रभावित होते हैं। देखिए, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। यानी उस प्रक्रिया के लिए चिंतन शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें लगातार व्यक्ति सोचता रहता है, लगातार किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहता है। प्रयास कैसा? मेंटली प्रयास वह करता है, सोचता है, समझता है, विचार करता है, फिर कार्य करता है, फिर उसमें कितना सफल हुआ है, फिर उसके विषय में विचार करता है। और जब तक उसका अंतिम परिणाम उसके सामने नहीं आ जाता, जब तक उसका समाधान उसे नहीं मिल जाता, तब तक वह सोचता विचारता ही रहता है। क्रमबद्ध रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से, स्टेप बाय स्टेप यह प्रक्रिया चलती रहती है। और कब तक? लक्ष्य की ओर, जब तक हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह अविराम यानी बिना रुके हुए यह प्रक्रिया चलती रहती है। सोच लीजिए, आपका मैंने बोल दिया कि कल टेस्ट होने वाला है। अब टेस्ट का जब तक टेस्ट सामने नहीं आ जाएगा और टेस्ट का जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा, आप उस टेस्ट के विषय में लगातार क्या करते रहेंगे? विचार करते रहेंगे कि मुझे कैसे पढ़ना है, किस क्वेश्चन को मैडम कौन सा क्वेश्चन दे सकती हैं, किसका आंसर मुझे कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स मुझे लर्न करने हैं, कहाँ तक मुझे लर्न करना है, कितने घंटे मुझे अपनी स्टडीज रखनी है। तो ये सारी यानी चिंतन प्रक्रिया मनुष्य में जब तक चलती रहती है जब तक कि वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। ये कहते हैं हमारे वैलेंटाइन महोदय। अब बात आती है रायबर्न की। रायबर्न कहते हैं चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी रायबर्न चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई चलती हुई उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है
जो इच्छा को प्रदान करती है। चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है, यानी मनुष्य की इच्छा संबंधी प्रोसेस है ये। क्या? चिंतन, थिंकिंग। मनुष्य की जैसी इच्छा होती है वह वैसा ही विचार करता है, जो किसी असंतोष के कारण प्रारंभ होती है। असंतोष कैसा? मुझे चाहिए फर्स्ट रैंक चाहिए मुझे क्लास में, और मेरी अभी आ रही है थर्ड रैंक। अब मैं एग्जाम से पहले यही चिंतन करूंगी कि मेरी फर्स्ट रैंक कैसे आ सकती है। वो थर्ड रैंक मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? मेरे अंदर असंतोष की भावना आ गई है कि मुझे थर्ड नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए। और वो फर्स्ट रैंक जब तक नहीं आ जाएगी तब तक मेरा दिमाग में चिंतन चलता रहेगा। सोचने विचारने की क्षमता, सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है वह चलती रहेगी, और नए नए तरीके मैं अपने स्टडी लेवल को बढ़ाने के लिए करूँगी, अधिगम के लिए करूँगी कि मुझे कैसे अच्छा याद हो सकता है, कैसे मैं थर्ड से फर्स्ट पोजीशन पे आ सकती हूँ। तो वो असंतोष के कारण प्रारंभ होती है और त्रुटि के आधार पर चलती हुई। अब एक स्टेप मैंने पार कर लिया, मैंने एक उपाय ढूंढ लिया चिंतन के द्वारा, वह उसे अप्लाई करने के बाद वह कितना सफल होता है। अगर उसमें कहीं कोई कमी रहती है, अगर मेरे को सेकंड प्राप्त हुआ है तो मैं और अधिक अच्छा प्रयास करने की, यानी त्रुटि के आधार पर चलती हुई अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है। जब कहाँ इच्छा, और अंतिम स्थिति पर पहुंचकर किसको प्राप्त कराती है? वह इच्छा को प्राप्त कराती है। कि मैंने इच्छा की थी कि मुझे थर्ड से फर्स्ट रैंक पर आना है, तो उस फर्स्ट रैंक के लिए मैंने चिंतन के प्रोसेस को अपनाया। चिंता नहीं, चिंतन किया, मनन किया कि वास्तव में मेरी कमी कहाँ पर है, और उस कमी को मैंने लगातार सुधारा, गलतियों को सुधारा, और अंतिम लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया। यानी कि मेरी जो इच्छा थी फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की, उसको मैंने प्राप्त कर लिया। तो रायवन ये कहते हैं कि यह टोटली, ये इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है चिंतन का, यह केवल एक इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। मनुष्य की इच्छा मात्र से प्रारंभ होती है और मनुष्य के असंतोष के कारण प्रारंभ होती है, और जब तक त्रुटियों को सुधारते हुए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, यह प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। तो इसका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मैंने आपको परिभाषाएं बताई, साधारण अर्थों में मैंने आपको परिभाषा बताई कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक पहुंच जाती है। ये तो थी सामान्य शब्दों में, और यही अर्थ होने को शब्द अलग हैं, लेकिन अर्थ वही है कि चिंतन ये समस्या से आरंभ होती है और समस्या के समाधान होने तक ही इसका अंत होता है। ये अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे वारेन ने क्या कहा है? चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। इसका आरंभ व्यक्ति के समक्ष उपस्थित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किसी समस्या या कार्य से होता है।
चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। भूल से युक्त प्रत्यय या भूल से युक्त समस्या प्रवृत्ति से प्रभावित क्रिया होती है। इसके अंत में समस्या का समाधान मिलता है। समस्या का कार्य से होता है इसके अंत में समस्या का समाधान मिलता है। वाराणसी कहते हैं कि चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक क्रिया। इन्होंने भी यही कहा, इन्होंने भी कहा इच्छा संबंधी, इन्होंने उसको नाम दे दिया विचारात्मक प्रक्रिया। विचारों से प्रारंभ होती है, मनुष्य के विचारों से इसका प्रारंभ होता है। इसका प्रारंभ व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किसी समस्या के कार्य से होता है। वही सेम है, वर्डिंग अर्थ सेम है कि व्यक्ति के सामने जो जब समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या के कारण चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और जब तक उस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता तब तक वह चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है। इन भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा चिंतन को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया गया है। इससे यही चीज निकल कर आती है कि चिंतन मानसिक क्रियात्मक का ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया है, ना कि शारीरिक क्रिया। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञान उत्पन्न होता है और जितना अधिक व्यक्ति चिंतन करता है उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि भी होती है। उसकी तर्क और विवेक शक्ति उतनी ही सुदृढ़ होती है। वह आगे आने वाली समस्याओं का समाधान जल्दी ढूंढ सकता है क्योंकि उसने पहले चिंतन प्रक्रिया से वह गुजर चुका है। यानी कि उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इसमें इच्छा और असंतोष का महत्व होता है। यह प्रक्रिया किसी विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित होती है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह किसी विशेष उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती है। किसी विशेष उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती है और इसमें इच्छा और असंतोष, क्या इच्छा की और असंतोष, इन दोनों मूल पहलू हैं ये इसके। इच्छा करना और असंतोष करना। इच्छा तभी होगी जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होगी। मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए और मेरी इनकम इतनी नहीं है, तो मेरे अंदर अब क्या प्रारंभ होगी? मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे चिंतन करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे कि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए। जो मेरे पास जिस चीज़ का अभाव है, जिस चीज़ के कारण मेरे अंदर असंतोष की भावना आ रही है, मैं उसे कैसे पूरा कर सकती हूँ। तो इस प्रकार यह पूरी एक मानसिक क्रिया के रूप में कार्य करती है चिंतन प्रक्रिया। चिंतन के विषय में रॉस भी यही लिखते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित क्रिया है। चिंतन क्या है? मन की बातों से संबंधित क्रिया है। इसका कोई भौतिक स्वरूप हम कहें कि हाँ ये चिंतन है, तो इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह केवल मानसिक क्रिया है और व्यक्ति को उचित रास्ते पर ले जाने वाली क्रिया है। किसी समस्या के साथ इसका आगाज होता है, किसी समस्या के उत्पन्न होने पर यह प्रारंभ होती है और उस समस्या के समाधान पर इसका अंत हो जाता है। अगर वह उस समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है
तो हमारे अंदर असंतोष की भावना जागृत हो जाती है और उस असंतोष से हमारी अविवेक शक्ति जन्म लेती है। यानी कि हम एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ हम चिंतन प्रक्रिया में कि हम ये कहते हैं कि हमारा माइंड हैंग हो गया है। बिल्कुल हैंग होने का मतलब है कोई भी वर्क नहीं करना। वो कब होता है? असंतोष के कारण। असंतोष के कारण यानी कि जब तक असंतोष के कारण होता है, जब तक हमें रिजल्ट अच्छे मिलते रहते हैं, जब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है, तब तक वह चिंतन प्रक्रिया अच्छी सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहती है और उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारे पास जब जिस अकॉर्डिंग हमने सोचना प्रारंभ किया है, सोच के अकॉर्डिंग जो हमने उपाय किए हैं, वह उपाय जब सक्सेस नहीं हो पाते तो चिंतन प्रक्रिया वह असंतोष को जन्म देती है और उस असंतोष की स्थिति में व्यक्ति किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर सकता। कोई उसकी तर्क और विवेक शक्ति उचित रूप से कार्य नहीं करती है। तो टोटली रायबन भी यही कहते हैं कि चिंतन एक इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। मनुष्य जैसी इच्छा रखता है, चिंतन प्रक्रिया उसी दिशा में आगे बढ़ती है, उस दिशा में और असंतोष के कारण ही वह प्रारंभ होती है, क्योंकि असंतोष किसी समस्या के साथ ही जन्म लेता है। कोई समस्या हमारे सामने आई है तो वह असंतोष को जन्म देती है और उसके त्रुटि के आधार पर चलती हुई, यानी उस असंतोष के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य करते हैं या हम उपाय सोचते रहते हैं। उन कई उपायों में से कोई एक उपाय कारगर होता है जिनको हम सुधारते रहते हैं और अंत में वह हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। और जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब यह चिंतन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। नहीं तो यह अविराम गति से यानी निरंतर रूप से आगे बढ़ती रहती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चिंतन अगर मनुष्य के पास नहीं हो, चिंतन करने की कैपेसिटी अगर मनुष्य के पास नहीं हो, तो ना तो व्यक्ति की खुद की उन्नति हो सकती है, ना ही उसके समाज की उन्नति हो सकती है और ना ही उसके राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। बिना सोचने विचारने वाला का जो भी कार्य किया जाता है वह लक्ष्य रहित तो होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 50,000 रुपये जेब में है। अब हमें नहीं पता कि इन्हें खर्च कैसे करना है और हम बिना सोचे समझे मार्केट की तरफ निकल जाते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं, अब मुझे शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग के रूप में उसे आइडिया नहीं है, उसने बिना विचारे ही 50,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बाद में उसे पछताना ही पड़ेगा। वह आपको उचित परिणाम नहीं दे पाएगी क्योंकि आपने अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी की है, जो चीज़ें आपके काम की ही नहीं है। आप चाहते तो पहले उन 50,000 पर उचित चिंतन करके एक लिस्ट बनाते कि मुझे क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग करनी, मुझे क्या क्या खरीदना है जो मेरे काम आ सके, जिसे मैं आगे काम में ले सकूं, जो मेरे लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार यदि आप पूरी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते तो वह आपको बहुत कुछ दे सकता था, वह रुपये आपको बहुत कुछ दे सकते थे, आपकी इमेज में, आपकी व्यक्तित्व में वह निखार ला सकते थे। लेकिन जब आपने बिना विचारे ही उनको तो खर्च किया है तो उसे हम कह सकते हैं वह चला जाता है फिजूल खर्ची की ओर, कि आपके वह पैसा कोई भी काम नहीं आया। तो चिंतन प्रक्रिया अगर व्यक्ति के पास नहीं है, चिंतन करने की कैपेसिटी अगर व्यक्ति के पास नहीं है, तो उसका जीवन बिना उद्देश्य के आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। कोई भी, इसीलिए संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ चिंतन प्रक्रिया के कारण ही, चिंतनशील प्राणी होने के कारण ही उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी की संज्ञा दी गई है। आगे हम कल दूसरी क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।